राजस्थान के चूरू जिले के भैंसाली गांव में पुनिया परिवार के घर पर जो हुआ, उसने न सिर्फ गांव के 300-400 लोगों की नींद उड़ा दी, बल्कि उनके दिलों में भी एक अजीब डर और बेचैनी से भर दी। पुनिया परिवार के घर में अचानक आग लगने की रहस्यमयी घटनाओं ने हर किसी को हैरानी और दहशत में डाल दिया। दीवार पर टंगे कपड़ों में अचानक आग लग जाना या जानवरों के खाने के लिए रखे भूसे का जल उठना, ये सब ऐसी घटनाएं थीं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देती। सबसे भयानक पल तो तब आया जब परिवार के एक सदस्य के शरीर पर पहने कपड़े में आग लग गई। उस पल ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। लोग अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। ये सब कुछ किसी खौफनाक सपने जैसा था। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई मानने लगा था कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। ये किसी बुरी आत्मा का प्रकोप था या किसी ने जादू टोने का इस्तेमाल किया था। पुनिया परिवार पहले भी ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर चुका था। कुछ साल पहले उनके घर में ऐसा कुछ हुआ था जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया था। एक वक्त तो हो गए कि पुराने दफन किए गए शव तक को बाहर निकालने की नौबत आ गई थी। क्या पुनिया परिवार किसी प्राचीन श्राप का शिकार था, या ये सब किसी के रचे षड्यंत्र का हिस्सा था? ये सवाल न केवल परिवार के लिए बल्कि पूरे गांव के लिए पहेली बन गए थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस डरावने रहस्य के पीछे आखिर क्या सच्चाई छिपी है। लेकिन जवाब जैसे किसी अंधेरी गुफा में छिप गया था। दूर, बहुत दूर, राजस्थान के चूरू जिले के राजगढ़ तहसील के छोटे से गांव भैंसाली में पुनिया परिवार का घर था। ये परिवार 7 लोगों का था। भूप सिंह पुनिया, उनकी पत्नी मैनिका, उनके 2 बच्चे अनुराग और गर्वित, भूप सिंह के दादा हरि सिंह, दादी कस्तूरी देवी और मां संतोष देवी। एक खुशहाल परिवार था जिसमें खेती और भूप सिंह का छोटा सा व्यवसाय सबकी जरूरतें पूरी करता था। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सुकून भरी जिंदगी अचानक एक काले साए में बदल जाएगी। तारीख थी 31 जनवरी 2024। सर्दी अपने चरम पर थी। सुबह सुबह जब सब सो रहे थे, तभी अचानक दादी कस्तूरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। उनका पेट बुरी तरह से दर्द करने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। उनकी कमजोर आवाज ने पूरे घर को जगा दिया। पोते पोती से लेकर बहू तक सब दौड़कर दादी के पास पहुंचे, लेकिन किसी को यह समझने का मौका नहीं मिला कि आखिर हुआ क्या। उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि कुछ ही पल में वे मृत्यु को प्राप्त हुई। दादी के गुजरने से घर पर मातम छा गया। सबके दिल भारी थे। रिश्तेदारों और गांव वालों को खबर दी गई। सभी इकट्ठा हुए और भारी मन से कस्तूरी देवी का अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पुरानी खांसी और उम्र को देखते हुए सबने यही माना कि ठंड ने उनकी जान ले ली। परंतु शायद कुदरत को यह भी मंजूर नहीं था कि यह परिवार थोड़ा चैन से रह सके। अभी दादी की मृत्यु को 10 दिन भी नहीं बीते थे कि परिवार के सबसे छोटे बेटे 4 साल के गर्वित की तबीयत बिगड़ने लगी। तारीख थी 9 फरवरी 2024। छोटे से गर्वित ने अचानक पेट दर्द की शिकायत की और उल्टियां शुरू हो गईं। मासूम गर्वित, जो अभी इस दुनिया को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाया था, अपनी तकलीफ में कराहने लगा। पहले दादी कस्तूरी देवी का अचानक मौत। पूरा परिवार शोक में डूबा ही था कि उनके छोटे बेटे गर्वित की तबीयत बिगड़ने लगी। छोटे से मासूम गर्वित को दर्द में तड़पते देखकर घर के सभी सदस्य बेचैन हो गए। अस्पताल में 4 दिन के इलाज के बाद गर्वित थोड़ा ठीक हुआ तो डॉक्टरों ने उसे घर भेज दिया। लेकिन परिवार की खुशी पल भर की थी। 13 फरवरी की तारीख फिर कहर बनकर आई। पेट दर्द और उल्टी की शिकायत ने फिर से गर्वित को होने लगा। इस बार हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मासूम गर्वित ने दम तोड़ दिया। घर वालों को लगा कि शायद यह सब दादी की बीमारी का ही असर था और मासूम गर्वित को बचाया नहीं जा सका। उसका दाह संस्कार न कर उसे जमीन में दफना दिया गया। जैसे रीति रिवाजों में होता है कि छोटे बच्चों को जलाया नहीं जाता, उसे जमीन में दफनाया जाता है। घर मातम के साए में डूब गया। लेकिन जैसे दुख का अंत नहीं था, गर्वित की मौत के 15 दिन बाद
28 फरवरी की तारीख ने फिर इस परिवार को झकझोर कर रख दिया। इस बार 7 साल के अनुराग की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वही लक्षण, पेट दर्द और उल्टियां। परिवार के लोगों के दिलों में खौफ समा गया। सभी भागते हुए अनुराग को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन इस बार भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। डॉक्टर ने अनुराग को मृत घोषित कर दिया। पुनिया परिवार की दुनिया जैसे उजड़ चुकी थी। 2 मासूम बेटों और दादी की मौत का यह सिलसिला जैसे किसी श्राप से कम नहीं था। परिवार का हर सदस्य गहरे शोक में था। इस दर्द की गहराई को महसूस करना ही कठिन है। पुनिया परिवार पर जैसे कोई अदृश्य साया मंडरा रहा था। घर के दोनों वारिस, छोटा और बड़ा बेटा, अचानक दुनिया छोड़ गए। यह दोहरी त्रासदी परिवार को तोड़ने के लिए काफी थी। रिश्तेदार भी असमंजस में थे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सभी ने भारी मन से अनुराग के शव को अंतिम विदाई दी। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन भीतर से सभी के दिलों में डर और सवालों का तूफान उमड़ रहा था। क्या यह सब महज एक इत्तेफाक था या कुछ और? अनुराग के दाह संस्कार के बाद घर में सिर्फ 4 लोग बच गए। भूप सिंह, उनकी पत्नी मेनिका, दादा हरि सिंह और मां संतोष देवी। मगर इसके बाद शुरू हुआ घटनाओं का ऐसा सिलसिला जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। अगले ही दिन 29 फरवरी की शाम घर में अचानक पत्थर गिरने लगे। पहले तो सबको लगा कि शायद कोई बदमाशी कर रहा होगा, लेकिन जब चारों तरफ खेतों में तलाश की गई तो कोई नहीं मिला। अगासी पर जाकर देखा, लेकिन वहां भी सन्नाटा था। यह सिलसिला 2-3 दिनों तक चला। पत्थर बरसते, लेकिन उनकी वजह समझ नहीं आती। जैसे तैसे परिवार ने पत्थरों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको दहला दिया। खूंटी पर टंगे कपड़ों में से अचानक धुआं उठने लगा और अगले ही पल कपड़ों में आग लग गई। सब घबरा गए, लेकिन आग बुझा दी गई। फिर कुछ देर बाद जिस बिस्तर पर लोग बैठे थे वहां से भी धुआं उठने लगा और वह भी आग पकड़ लेता। यह सिलसिला बार बार दोहराने लगा। छोटी ब छोटी आग की रहस्यमय घटनाएं अब घर के हर जगह होने लगी। कभी रसोई में, कभी कमरे में। आग अपने आप लगती। घर का कोई कोना सुरक्षित नहीं था। हर बार यह आग इतनी अचानक लगती कि परिवार वाले समझ ही नहीं पाते कि यह हो कैसे रहा है। न कोई ज्वलनशील पदार्थ, न कोई बाहरी कारण। घर में कोई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। भूप सिंह को किसी ने सुझाया कि घर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि आग लगाने वाले को पकड़ा जा सके। लेकिन कैमरे लगाने के बाद घटनाएं घर के बाहर खेतों की तरफ होने लगीं। इस सब के बीच परिवार भय और निराशा में जीने लगा। रहस्य और डर का यह साया अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को खा रहा था। हर कोई यह सोचने पर मजबूर था कि यह सब इंसानी साजिश है या किसी अदृश्य ताकत का खेल। लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। जानवरों के चारे में आग लग जाती तो कभी बाट जल उठती थी, और अब हालात ऐसे थे कि रोज कोई न कोई सामान जलने लगता। यह सब इतनी तेजी और अजीब तरीके से हो रहा था कि हर कोई सदमे में था। ऊपर से मौसम भी ठंड का था। सबसे अजीब बात यह थी कि आग सिर्फ उन्हीं के घर में लग रही थी। बाहर वालों का सामान या जगह सुरक्षित थे। 5 मार्च की घटना ने सबको और ज्यादा डरा दिया। सीसीटीवी कैमरा के डीवीडी प्लेयर में अचानक आग भड़क उठी। हर बार आग एक ऐसी जगह पर लगती जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। अब परिवार और गांव वालों के मन में शक गहराने लगा कि ये कोई साधारण आग नहीं, बल्कि काले जादू का असर हो सकता है। रोज रोज की आग ने सबकी नींदें छीन ली थीं। हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार ने अपने घर का सारा सामान बाहर निकालकर इकट्ठा कर लिया। पूरे गांव ने मिलकर चौकीदारी शुरू की। लेकिन जैसे ही सबने सोचा कि अब हालात काबू में हैं, जानवरों के चारे में इतनी भीषण आग लगी कि फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। गांव वाले फायर ब्रिगेड को यही रुकेगा बोल रहे थे, पर फायर ब्रिगेड का पानी खत्म होने के बहाना बनाकर वहां से निकल जाते हैं। तो गांव वालों ने खुद पानी स्प्रे करने वाली मशीन का इंतजाम किया। इस डरावनी घटना ने आसपास के गांवों में हलचल मचा दी। लोग पुनिया परिवार के घर को देखने आने लगे। अखबारों में खबरें छपने लगीं
कि इस परिवार पर काला जादू किया गया है। टीवी चैनलों पर खबरें चलने लगीं। पुनिया परिवार के 4 सदस्य बच गए थे और वे अब डर से कांपने लगे थे। किसी ने सुझाव दिया कि तांत्रिक को बुलाया जाए। भूप सिंह ने तांत्रिक को बुलवाया, लेकिन तांत्रिक की हर क्रिया के बाद भी आग लगना बंद नहीं हुआ। घटनाएं इतनी विचित्र थीं कि तहसीलदार तक को खबर मिली। वे खुद गांव में जांच करने पहुंचे। उनका कहना था कि ये जरूर किसी की शरारत होगी, लेकिन जैसे ही तहसीलदार ने अपनी बात पूरी की, उनकी आंखों के सामने 3 बार आग भड़क उठी। उनके लिए ये सब देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। अब गांव वाले 24 घंटे निगरानी कर रहे थे। कुछ लोग दिन में तो कुछ रात में पहरा दे रहे थे, लेकिन जैसे ही चौकीदार हटते, कहीं न कहीं आग फिर लग जाती। घर का हर सदस्य डरा हुआ था। हर बीतते पल के साथ उनका डर गहराता जा रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा अनजान साया है जो उनकी जिंदगी को इस कदर तबाह कर रहा है। अब किसी ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी थी और तहसीलदार ने भी पुलिस को बताया। 13 मार्च को हमीरवास थाने से एक पुलिस टीम भाईसल गांव पहुंची, लेकिन उल्टा गांव के लोग उग्र हो गए। लाठियां और पत्थर लेकर पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और 14 मार्च को पुलिस के बड़े अधिकारी और भारी पुलिस बल गांव में पहुंचे, ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, इतनी बड़ी भीड़ क्यों जमा है और पुलिस पर हमला क्यों किया गया। गांव वालों ने बताया कि कैसे रहस्यमय तरीके से उनके घरों में आग लग जाती थी। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे घरों में भी आग लग जाए। उन्होंने कई बार पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन कोई मदद नहीं आई, और जब फायर ब्रिगेड आई थी तो पुलिस वालों ने उसे वापस बुला लिए। इस बात से गांव वाले गुस्से में थे और यही कारण था कि उन्होंने पुलिस पर हमला किया। लेकिन जो भी हो, एसपी ने गांव वालों से बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना के पीछे जो भी कारण हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। पहले तो तंत्रिका को उठाया गया क्योंकि वह लोगों में अंधविश्वास फैला रहे था। फिर पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ शुरू की और यह पता चला कि पुनिया परिवार में 3 मौतें हुई, दादी और दोनों पोते की। तीनों की मौत से पहले उनकी तबीयत बिगड़ी थी और यह भी एक अजीब संयोग था कि उनकी तबीयत खराब होने के बाद ही कुछ न कुछ अनहोनी हो रही थी। पुलिस ने कुछ टीम बनाकर जांच शुरू की। अब पूरा ध्यान इस रहस्यमय घटनाक्रम की जांच पर था, ताकि यह जाना जा सके कि कहीं कोई और साजिश तो नहीं चल रही। गांव वालों की जुबान से यह रहस्य धीरे धीरे खुलने लगा और पुलिस को एक नया रास्ता मिला इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए। पुलिस को जांच में पता चला कि जब से घर में 3 मौतें हुईं, तभी से अजीब घटनाएं होने लगीं। एक बाद एक ऐसे 3 मौतों का सुनकर पुलिस चौंक गई। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि ये मौतें किस कारण हुईं। क्या ये नेचुरल डेथ थी या फिर किसी ने हत्या की थी? पुलिस के मन में एक सवाल था, क्या इन तीनों मौतों का कारण एक जैसा हो सकता है? और पुलिस के पास न तो कोई ठोस सबूत थे, न पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिससे यह साबित हो सके कि ये नेचुरल डेथ थी या मर्डर। तभी एक और बात सामने आई कि छोटे बेटे गर्वित का दाह संस्कार नहीं किया गया था, उसे दफनाया गया था। पुलिस ने पुनिया फैमिली से मदद मांगी ताकि गर्वित की कब्र को खोदकर पोस्टमार्टम किया जा सके। पुनिया फैमिली को भी ये जानने की उत्सुकता थी कि घर में ये सब हो क्या रहा था, इसलिए उन्होंने पुलिस का साथ दिया। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के पास जाकर परमिशन ली ताकि कब्र खोदी जा सके और गर्वित की मौत की असल वजह का पता लगाया जा सके। घर वालों को कोई आपत्ति नहीं थी और इसलिए मजिस्ट्रेट ने भी मंजूरी दे दी। अब पुलिस, फोरेंसिक टीम, खुदाई करने वाले मजदूर और गांव वाले सब शमशान पहुंचे जहां गर्वित को दफनाया गया था। वहां खुदाई की गई और उसे बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अब पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, जो शायद इस रहस्य को सुलझा सके। इसी बीच पुलिस ने
पुनिया फैमिली का बैकग्राउंड चेक करना शुरू किया और एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। पुलिस को पता चला कि भूप सिंह पुनिया ने जीएनएम का कोर्स किया था, यानी जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी। वह पहले राजगढ़ के भवानी देवी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करते थे और उनके गांव में एक मेडिकल स्टोर भी था। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और रिपोर्ट ने साफ साफ बताया कि गर्वित की मौत बार्बिटूरेट नामक दवा के ओवरडोज से हुई थी। इस दवा ने जहर का काम किया था। यह रिपोर्ट पुलिस के लिए एक बड़ी गुत्थी साबित हुई। पुलिस को यकीन था कि अब इस रहस्य का पर्दा उठेगा। यह मौत नेचुरल नहीं थी, ये एक प्री प्लान मर्डर था। और ये बात इसलिए सामने आई क्योंकि दादी और बड़े भाई को भी वही लक्षण दिखे थे जो गर्वित के साथ हुए थे। इसका मतलब है कि दादी और बड़े भाई की मौत भी नेचुरल नहीं थी, बल्कि एक मर्डर था। लेकिन उन दोनों का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका था, इसलिए असली सच्चाई का पता नहीं चल सका। पुलिस को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक घर के मुखिया भूप सिंह पुनिया, जो मेडिकल फील्ड में थे, को दवाइयों के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं था, तो शक के आधार पर पुलिस ने भूप सिंह पुनिया और उनकी पत्नी मेनिका को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। 22 मार्च को फोरेंसिक की एक टीम इनके घर पहुंची। जहां जहां आग लगी थी वहां से सैंपल इकट्ठा करके लैब के लिए भेजे गए। मेनिका को थाने से छोड़ दिया गया क्योंकि पुलिस को उसके बयान से ऐसा नहीं लगा कि वह इस मामले में शामिल थी। दूसरी ओर भूप सिंह के साथ पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की और उसके मोबाइल की जांच की। जब सर्च हिस्ट्री खंगाली गई तो एक नाम सामने आया, बार्बिटूरेट। वही दवा थी जिससे गर्वित की मौत हुई थी। यह एक खौफनाक सच था जो धीरे धीरे खुल रहा था। जब ये सारी चीजें पुलिस भूप सिंह के सामने रखती हैं तो भूप सिंह टूट जाता है। उसे अचानक समझ आता है कि सारी सच्चाई उसके सामने है और वह खुद को नकार नहीं सकता। एक एक करके सारी मौतों की सच्चाई सामने आ जाती है और अब उसे साफ साफ यह दिखने लगता है कि उसका राज अब खुल गया है। अब उसे छुपा नहीं सकते। भूप सिंह टूटकर अपनी पूरी कहानी बताता है, जिससे सबका दिल हिल जाता है। वह कहता है, मैं सिर्फ अपने दोनों बेटों को ही मराना चाहता था, मगर दादी को भी मारना पड़ा। दादी को खांसी हो रही थी तो मैंने खांसी की दवाई में जहर मिला दिया। तारीख 28 जनवरी को दादी ने वह दवाई ली और कुछ ही घंटों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। 31 जनवरी को उनकी मौत हो गई। उसकी आवाज में अफसोस की झलक थी, लेकिन उसके बाद भी वह आगे कहता है, 9 फरवरी को छोटे बेटे गर्वित को दूध में जहर मिलाकर दे दिया। उसकी तबीयत खराब हो गई और हम उसे हॉस्पिटल ले गए। वह ठीक हो गया, मगर 13 फरवरी को जब गर्वित सो रहा था तो मैंने जहर से भरी सिरिंज को उसके हाथ में लगे कैनोला में इंजेक्ट कर दिया। उसे फिर से अस्पताल ले जाया गया, पर वह भी बच गया। मैंने फिर वही तरीका अपनाया और सिरिंज में जहर भरकर उसे मुंह में इंजेक्ट कर दिया। इस बार गर्वित को खून की उल्टियां आने लगी और उसकी तुरंत ही मौत हो गई। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन जब 2 बार मैं अपने बेटे को मारने में नाकाम हो गया तो मैंने सोचा कि अब मुझे और खतरनाक जहर की जानकारी हासिल करनी चाहिए। मैंने मोबाइल में रिसर्च की और फिर उस भी खतरनाक जहर मंगवाया। मेडिकल स्टोर चलाने के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मुझे वह जहर मिला गया। फिर 28 फरवरी को मैंने दूध में जहर मिलाकर अपने बेटे अनुराग को दिया। वह जैसे ही दूध पीता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है, उल्टियां शुरू हो जाती हैं। वह जहर इतना ताकतवर था कि कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। घर में अचानक हुई इन 3 मौतों के बाद लोग एक अजीब अफवाहें फैलाने लगे। अब सब लोग सोच रहे थे कि कहीं घर में काला जादू तो नहीं है। भूप सिंह ने इन अफवाहों को सुनकर सोचा कि अब सबका ध्यान भटकाना चाहिए। वह अपने घर में पत्थर फेंकता है और फिर उन्हें ढूंढने का नाटक करने लगता है। फिर उसने घर में आग लगाने के लिए सोडियम नामक एक खतरनाक धातु का इस्तेमाल किया।
सोडियम मेटल बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, लेकिन यह हवा की नमी से भी जल सकता है। इसे हमेशा गाढ़े गैसोलीन में डुबाकर रखा जाता है। भूप सिंह ने ऐसा ही किया ताकि उसका यह नाटक और भी विश्वसनीय लगे। इस तरह भूप सिंह की पूरी करतूत सामने आती है और उसका दिल अब खाली और चुप है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि उसके किए हुए गुनाहों का कोई भी हल नहीं है। भूप सिंह ने सोडियम मेटल के छोटे छोटे टुकड़े घर के अलग अलग कोनों में छुपा देता ताकि किसी को शक न हो। वह जानता था कि गाढ़ा गैसोलीन जल्दी नहीं सूखता और उसे कुछ समय लगता है वेपराइज होने में। इस दौरान वह जानबूझकर भीड़-भाड़ वाले इलाकों में घुस आता था ताकि किसी की नजर न पड़े। जैसे ही गैसोलीन सूखता, सोडियम जलने लगता और फिर आग फैल जाती। लोग समझते कि यह अचानक लगी आग है और किसी को भी शक नहीं होता था। भूप सिंह को इस पूरे खेल में किसी ने नहीं पकड़ा। फिर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछा, तुमने अपनी दादी का कत्ल क्यों किया और अपने बच्चों का कत्ल क्यों किया? भूप सिंह ने बताया, मैं सिर्फ दोनों बेटों को मारना चाहता था, लेकिन बच्चे हमेशा अपनी दादी के पास रहते थे। अगर सिर्फ बच्चों का कत्ल करता तो सभी को शक हो जाता। इसीलिए मैंने दादी को भी साथ में मार डाला ताकि किसी को भी शक न हो। सबको लगता कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई है। फिर ये बुरी आत्मा वाली अफवाह फैलने लगी तो मैंने इसका इस्तेमाल अपने कत्ल को छुपाने के लिए किया। सभी लोगों मुझे दया की नजर से देखने लगे। बेचारे के पहले बच्चे मर गए, अब घर भी उजड़ने लगा। भूप सिंह की शादी हरियाणा के जीतपुरा निवासी मेनिका से 2015 में हुई थी। शुरू से ही उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ नाजायज संबंध है, लेकिन उसने कभी भी इस बारे में किसी से नहीं कहा। शादी के बाद 1 साल में ही दिसंबर 2016 में उसका बेटा अनुराग पैदा हुआ था और फिर सितंबर 2020 में गर्वित का जन्म हुआ। लेकिन कोविड के समय के दौरान उसे कुछ अजीब बातें महसूस होने लगीं। उसे लगने लगा कि दोनों बेटे उसके नहीं हैं, बल्कि किसी और के हैं। ये शक उसे अंदर ही अंदर खा रहा था और वह कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करता था। उसकी पत्नी से भी इस बारे में उसने कभी कुछ नहीं कहा। बस एक घुटन, एक डर और नफरत का घेरा उसे अंदर से खा रहा था, जिसे वह कभी बाहर नहीं निकाल पाया। भूप सिंह के दिल और दिमाग में जो उथल पुथल मची हुई थी, वह उसे एक खतरनाक मोड़ पर ले गई। अपनी ही औलादों की सूरत को देखकर मन ही मन वह शक के जाल में उलझता चला गया। शक इतना गहरा हो गया कि उसने रिश्तों की पवित्रता को ही सवालों के घेरे में ला दिया। जब उसने अपने ही बच्चों की हत्या की साजिश रची तो शायद उसकी आत्मा चीख चीख कर उसे रोक रही थी, लेकिन वह शंका और गुस्से में अंधा हो चुका था। उसने अपने दादा और पत्नी मेनिका को भी दूध में जहर मिलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया। दूध का कड़वा लगा तो उन दोनों को लगा कि दूध खराब हो गया है, इसलिए दूध फेंक दिया। पुलिस जब भूप सिंह को गिरफ्तार कर घटनास्थल पर पहुंची तो बेटे गर्वित का शव जहां दफन था, उसे थोड़ा आगे जमीन में दबा सोडियम मेटल भी बरामद किया। यह दृश्य सिर्फ सबूत नहीं था, बल्कि एक बाप की दरिंदगी और रिश्तों के बिखरने की दास्तान था। सिर्फ शक की वजह से 3 मासूम जिंदगियों का अंत हो गया। भूप सिंह के पास कई रास्ते थे। पत्नी से बात कर सकता था, बच्चों का डीएनए टेस्ट करवा सकता था, लेकिन उसने बातचीत के बजाय हत्या को समस्या का समाधान मान लिया। क्या वाकई कत्ल किसी भी समस्या का हल हो सकता है? कहते हैं, जब विनाश का समय आता है तो इंसान की बुद्धि भी विपरीत दिशा में चलने लगती है। भूप सिंह इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। वह अपनी उलझनों को किसी से भी साझा कर सकता था, अपनी पत्नी से, अपने दादा दादी से या सास ससुर से, लेकिन उसने अपने मन की लड़ाई को अपने अंदर ही जिंदा रखा और एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचा दिया। अब भूप सिंह पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जो जिंदगियां वह खत्म कर चुका है, उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। पूरे गांव में मातम और आक्रोश है
भूप सिंह का फैसला न सिर्फ उसके परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन गया है। शक और गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाते हैं।